दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्विस्टर्स नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें एक तरह से देखने को मिली है 2024 के अंदर। एक्शन थ्रिलर ये मूवी है और अभी हाल ही में ये रिलीज़ हुई है। इस मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर चैनल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ट्विस्टर्स 2024 की अमेरिकी आपदा फिल्म है जिसका निर्देशन ली इसाक चुंग ने किया है और इसकी पटकथा मार्केल स्मिथ ने लिखी है, जो जोसेफ कोसिंस्की की कहानी पर आधारित है। फ्रैंक मार्शल और पैट्रिक क्रॉली द्वारा निर्मित 1996 की फिल्म ट्विस्टर का एक स्टैंड अलोन सीक्वल है और इसमें डेजी एडगर जोन्स, ग्लेन पॉवेल, एंथनी रामोस, ब्रैंडन पेरिया, मॉरा टियर्नी और साशा लेन ने अभिनय किया है। ट्विस्टर्स का प्रीमियर लंदन में 8 जुलाई 2024 को होगा और इसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 10 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया जाएगा और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाएगा। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। आधार: एक बवंडर के साथ एक विनाशकारी मुठभेड़ से पीड़ित केट कूपर को उसकी दोस्त जावी द्वारा खुले मैदानों में वापस लाया जाता है ताकि वह एक नए ट्रैकिंग सिस्टम का परीक्षण कर सके। वह जल्द ही टायलर ओवेंस के साथ मिलती है, जो एक आकर्षक लेकिन लापरवाह सोशल मीडिया सुपरस्टार है जो अपने तूफान पीछा करने वाले कारनामों को पोस्ट करके खुश होता है। जैसे जैसे तूफान का मौसम तेज होता है, केट, टायलर और उनकी प्रतिस्पर्धी टीमें खुद को अपने जीवन के लिए संघर्ष में पाती हैं क्योंकि कई सिस्टम मध्य ओक्लाहोमा पर मिलते हैं। कास्ट: डेजी एडगर जोन्स, केट कूपर, एक मौसम विज्ञानी और पूर्व तूफान पीछा करता। ग्लेन पॉवेल, टायलर ओवेंस, इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध तूफान का पीछा करने वाला। एंथनी रामोस, जावी, केट के पूर्व तूफान पीछा करने वाले सहकर्मी। ब्रैंडन पेरिया, बून, एक वीडियोग्राफर और टायलर के दल का सदस्य। मॉरा टियर्नी, कैथी कूपर, केट की माँ। एरी हेड पैटन, बेन, एक लंदन पत्रकार जो टायलर का प्रोफाइल बना रहा है। साशा लेन, लिली, एक ड्रोन ऑपरेटर और टायलर के दल की सदस्य। डेरिल मैककॉर्मैक, जेब, केट का प्रेमी और उसकी पूर्व तूफान का पीछा करने वाली टीम का सदस्य। किन्नान शिप्का, एडी के रूप में केट की पूर्व तूफान का पीछा करने वाली टीम की सदस्य। निक डोडानी, प्रवीण, केट की पूर्व तूफान का पीछा करने वाली टीम का सदस्य। डेविड कोरेंसवेट, स्कॉट, जावी के बिजनेस पार्टनर। टुंडे एडेबिम्पे, डेक्सटर, एक वैज्ञानिक और टायलर के दल का सदस्य। कैटी ओब्रायन, डेनी, एक मैकेनिक और टायलर के दल की सदस्य। पॉल शीर, हवाई अड्डा यातायात पुलिस। जेम्स पैक्सटन कोडी के रूप में 5। उत्पादन: पहले के प्रयास। जून 2020 में ट्विस्टर 1996 के रीमेक को मूल फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय वितरक यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा विकास में घोषित किया गया था, जिसमें जोसेफ कोसिंस्की लेखक और निर्देशक दोनों के रूप में शुरुआती बातचीत में थे और फ्रैंक मार्शल और सारा स्कॉट निर्माता थे। 6 जून 2021 में हेलेन हंट ने मूल फिल्म की अगली कड़ी विकसित करने में रुचि व्यक्त की। 7 स्टूडियो ने हंट की अगली कड़ी लिखने और निर्देशित करने की योजना को अस्वीकार कर दिया। 8 विकास: अक्टूबर 2022 में ट्विस्टर्स को मार्केल स्मिथ द्वारा लिखित और मार्शल द्वारा निर्मित पटकथा के साथ काम करने की घोषणा की गई थी, जबकि निर्देशक जिमी चिन और एलिजाबेथ चाई वासरेली, डैन ट्रेचेम्बर्ग और ट्रेविस नाइट इस परियोजना को निर्देशित करने के लिए बातचीत कर रहे थे। उम्मीद थी कि हंट अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी और यह बताया गया कि यह उनके और बिल पैक्सटन के पात्रों की बेटी पर केंद्रित होगा। 9 फिल्म में जलवायु परिवर्तन को कथानक में शामिल किया गया है। स्मिथ ने बताया, यह उन चीजों में से एक है जिसका हमने इस्तेमाल किया और यह सच है। मैंने बहुत से तूफान विशेषज्ञों, बवंडर विशेषज्ञों, तूफान का पीछा करने वालों से बात की और कुछ के साथ घूमा। यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन के कारण बवंडर का मौसम भी, जो पहले बवंडर गली हुआ करता था, एक निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह अब बहुत आगे पूर्व की ओर फैल गया है और यह आगे बढ़ रहा है और तिथियां व्यापक हैं और संख्याएं अधिक हैं और तूफान स्वयं अधिक हिंसक हैं। इसलिए हमने जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए इसके तत्वों का उपयोग किया। 10 दिसंबर में ली इसाक चुंग को निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया। 11
स्टैंड अलोन सीक्वल यूनिवर्सल पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, एम्बलिन एंटरटेनमेंट और कैनेडी मार्शल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम उत्पादन है, जिसमें यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स पिछली फिल्म से वितरण की स्थिति बदल रहे हैं, जिसमें पूर्व उत्तरी अमेरिका में और बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किया जा रहा है। कास्टिंग। मार्च 2023 में डेजी एडगर जोन्स मुख्य भूमिका में कलाकारों में शामिल हुईं। 12 ग्लेन पॉवेल और एंथनी रामोस को अगले महीने अन्य प्रमुख भूमिकाओं में लिया गया। 13-14 मई 2023 में ब्रैंडन पेरा, डेरिल मैककॉर्मैक, मॉरा टियर्नी, साशा लेन, कीरन शिप्का और डेविड कोरेंसवेट उन लोगों में शामिल थे जिन्हें कलाकारों में नए शामिल किए जाने की घोषणा की गई थी। 15, 16, 17 फिल्मांकन। $200 मिलियन के अनुमानित बजट पर 3 मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में ओक्लाहोमा सिटी के आसपास शुरू हुई। 18 फिल्मांकन 40 दिनों के लिए प्रेरी सर्फ स्टूडियो में और 50 दिनों के लिए मेट्रो ओक्लाहोमा सिटी में होना था। अन्य स्थानों में चिकाशा, ओकारचे, एल रेनो, स्पेंसर और कैशियन शामिल थे। 3 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 19 नवंबर 2023 में हड़ताल के समापन के साथ उत्पादन फिर से शुरू हुआ और अगले महीने समाप्त हो गया। 20-21 संगीत। ट्विस्टर्स द एल्बम साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विभिन्न कलाकारों। जारी किया 19 जुलाई 2024। लेबल अटलांटिक। निर्माता केविन वीवर, ब्रैंडन डेविसियान, क्रिप्स, जोसेफ खौरी। 22 ट्विस्टर्स द एल्बम से एकल। एंट नो लव इन ओक्लाहोमा। रिलीज 16 मई 2024। आउट ऑफ ओक्लाहोमा। रिलीज 20 जून 2024। 23 बेंजामिन वॉल्फिश ने फिल्म का स्कोर तैयार किया है। 24 साउंड ट्रैक। ट्विस्टर्स द एल्बम 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाएगा और इसमें ल्यूक कॉम्स, मिरांडा लैम्बर्ट और अन्य सहित कई कंट्री एक्ट के गाने शामिल हैं। 25 कॉम्स का प्रमुख एकल आइंट नो लव इन ओक्लाहोमा 16 मई को रिलीज किया गया था। 25 बेली जिमरमैन का हेल और हाई वाटर 23 मई को डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। इसके बाद के हफ्तों में मेगन मोरोनी का नेवर लेफ्ट मी, टकर वेटमोर का ऑलरेडी है इट और टानर एडेल का टू इजी रिलीज किया गया। इसके अतिरिक्त जेली रोल का डेड एंड रोड। ट्विस्टर्स द एल्बम ट्रैक लिस्टिंग 27-28 नहीं। शीर्षक कलाकार की लंबाई। 1 ओक्लाहोमा में कोई प्यार नहीं है, ल्यूक कॉम्स 3:31। 2 अब कैंसस में नहीं हूँ, मिरांडा लैम्बर्ट 3:14। 3 मेरी गड़गड़ाहट चुरा लो, कोनर स्मिथ और टकर वेटमोर 3:10। 4 देश जैसा एहसास, थॉमस रेड 2:45। 5 मुझे जो कार्ड बांटे गए हैं, वॉरेन जीडर्स। 6 मुझे कभी नहीं छोड़ा, मेगन मोरोनी 3:12। 7 ओक्लाहोमा से बाहर, लैनी विल्सन 3:28। 8 किसी भी परेशानी के बावजूद, बेली जिमरमैन 3:15। 9 डेड एंड रोड, जेली रोल। 10 देश क्लासिक, केन ब्राउन। 11 हमें जुदा, सैम बार्बर। 12 जब आप दूर हों तब गीत, टाइलर चाइल्डर्स 5:01। 13 पहले से ही था, टकर वेटमोर 2:46। 14 क्रोम काउगर्ल, लियोन ब्रिजेस। 15 मृत्यु की कामना प्रेम, बेंसन बून। 16 जूते नहीं, शानिया ट्वेन और ब्रेलैंड। 17 तूफान से भी अधिक शक्तिशाली, डायलन गॉसेट। 18 हवा का पीछा करना, लैनी गार्डनर। 19 पर रोशनी डालो, जेली रोल में एलेक्जेंड्रा के शामिल हैं। 20 इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, व्याट फ्लोरेस और जेक कोहन। 21 कैडो कंट्री, लाल मिट्टी आवारा। 22 ब्लैकबेरी वाइन, टानर उसरे। 23 बहुत आसान, टानर एडेल 2:31। और शेक शेक, सारी रात, मेसन रैमसे। 25 नया लूप, टाइलर हेल्वरसन। 26 टचडाउन, फ्लैटलैंड कैवेलरी। 27 आपको घर तक पहुंचाते हुए, नोलन टेलर। 28 मौत की दीवार, वाइल्डरेडो, केन पोमेरॉय और जेम्स मैकेलिस्टर। 29 आकाश में भूत सवार,
चार्ली क्रॉकेट। रिलीज। ट्विस्टर्स का प्रीमियर लंदन में 8 जुलाई 2024 को हुआ था। 29 और जुलाई 2024 में इटली के टॉर्मिना फिल्म फेस्ट में इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। 30 यह 19 जुलाई 2024 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित है। 31 और 10 जुलाई से शुरू होने वाले वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जल्दी रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस अनुमान। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ट्विस्टर्स को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 45-50 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 82 आलोचकों की 78% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 7.2 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है, तमाशे के तूफान को बुलाते हुए और ग्लेन पॉवेल के करिश्मे की आंधी की हवाओं द्वारा साथ ले जाते हुए ट्विस्टर्स का पूर्वानुमान रोमांच की उच्च संभावना के साथ शानदार है। 34 वेबसाइट ने बताया कि आलोचकों को लगा कि चुंग ने फिल्म में सार जोड़ा है और उन्होंने फिल्म के दृश्यों और रोमांटिक मोड की प्रशंसा की, जिससे यह गर्मियों की ब्लॉकबस्टर लाइनअप में एक रोमांचक जोड़ बन गई। 35 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 26 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म की मिश्रित समीक्षा की। उन्होंने पॉवेल और एडगर जोन्स के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन सुझाव दिया कि इंटरनेट के प्रचलन और बवंडर के वास्तविक वीडियो को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराने के कारण यह फिल्म मूल फिल्म जितनी नवीन नहीं थी। उन्होंने लिखा, ट्विस्टर्स में बवंडर को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले ही उनके जैसा कुछ देख लिया है, और जब वास्तविक बवंडर के फुटेज की बात आती है तो मैंने पहले ही कुछ और अविश्वसनीय देख लिया है। 37 द डेली टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन ने इसे 5 में से 5 अंक दिए, यह लिखते हुए कि यह सभी मामलों में मूल से बहुत बेहतर है। एंटरटेनमेंट वीकली के लिए लिखते हुए जॉर्डन हॉफमैन ने फिल्म को ए ग्रेड दिया, जिसमें कहा गया कि बहुत सारी तकनीकी बातें हैं जिन्हें आपको विश्वास के साथ लेना होगा, लेकिन जोन्स और पॉवेल इसे बेचने से कहीं ज्यादा करते हैं। वे इसे सम्मोहक बनाते हैं। 39 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को B+ ग्रेड दिया और कहा, और ट्विस्टर्स द्वारा वायरल कंटेंट क्रिएटर्स को दी गई सभी अनर्जित सद्भावना के लिए यह अभी भी इस गर्मी में बड़े स्क्रीन अनुभव के पक्ष में सबसे जोरदार तर्कों में से एक है। ली इसाक चुंग, जन्म 19 अक्टूबर 1978, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उनकी पहली फीचर फिल्म मुन्युरंगाबो 2007 के कान फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन थी और किन्यारवांडा भाषा में पहली कथा फीचर फिल्म थी। चुंग ने अर्धात्मकथात्मक फिल्म मिनारी 2020 के निर्देशन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें कई प्रमुख पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए नामांकन शामिल हैं। 2023 में उन्होंने स्टार वार्स सीरीज द मंडलोरियन के तीसरे सीजन में एक एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चुंग का जन्म 19 अक्टूबर 1978 को 3 डेनवर में दक्षिण कोरिया के एक परिवार में हुआ था। ग्रामीण लिंकन, अरकांसस में एक छोटे से खेत में जाने से पहले उनका परिवार कुछ समय के लिए अटलांटा में रहा था। 4-5 उन्होंने लिंकन हाई स्कूल में पढ़ाई की। वह अमेरिकी सीनेट यूथ प्रोग्राम के पूर्व छात्र हैं। 7 उन्होंने जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए येल विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। येल में अपने अंतिम वर्ष में विश्व सिनेमा के संपर्क में आने के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल स्कूल की अपनी योजनाएं छोड़ दीं। 5-8 बाद में उन्होंने यूटा विश्वविद्यालय में फिल्म निर्माण में स्नातक की पढ़ाई की। कैरियर। चुंग की निर्देशन की पहली फिल्म मुन्युरंगबो थी, जो रवांडा में सेट एक फिल्म थी, जो कि राजधानी शहर किगाली में एक अंतर्राष्ट्रीय राहत बेस पर छात्रों के साथ सहयोग थी। यह रवांडा नरसंहार के बाद 2 लड़कों के बीच दोस्ती की एक अंतरंग कहानी बताती है। चुंग अपनी पत्नी वैलेरी, जो एक कला चिकित्सक हैं, के साथ 2006 में रवांडा गए थे, जब उन्होंने 1994 के नरसंहार से प्रभावित लोगों के साथ काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया था।
उन्होंने किगाली में एक राहत बेस पर फिल्म निर्माण की क्लास पढ़ाई। यह फिल्म रवांडा की समकालीन वास्तविकता को प्रस्तुत करने और अपने छात्रों को व्यावहारिक फिल्म प्रशिक्षण प्रदान करने का एक अवसर थी। सहलेखक सैमुअल ग्रे एंडरसन के साथ 9 पृष्ठ की रूपरेखा विकसित करने के बाद चुंग ने स्थानीय अनाथालयों से मिले गैरपेशेवर अभिनेताओं की एक टीम और अपने छात्रों के साथ क्रू सदस्यों के रूप में काम करते हुए 11 दिनों में फिल्म की शूटिंग की। 9 मुन्युरंगाबो का प्रीमियर 2007 के कान फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन के रूप में हुआ और दुनिया भर के शीर्ष फिल्म समारोहों में आधिकारिक चयन के रूप में खेला गया, जिसमें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रोजर एबर्ट का एबर्ट फेस्ट और हॉलीवुड में AFI फेस्ट शामिल हैं, जहां इसने फेस्टिवल का ग्रैंड प्राइज जीता। यह न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में न्यू डायरेक्टर्स न्यू फिल्म्स फेस्टिवल का आधिकारिक चयन था। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 10, 11, 12 और चुंग को इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स, समवन टू वॉच 2008 और गोथम अवार्ड्स में नामांकित किया गया। शिसा चुंग की दूसरी फिल्म लकी लाइफ 2010 कोडक फिल्म और कान फिल्म फेस्टिवल में सिने फाउंडेशन के सहयोग से विकसित की गई थी। गेराल्ड स्टर्न की कविता से प्रेरित इस फिल्म का प्रीमियर न्यूयॉर्क शहर में 2010 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ और दुनिया भर के फेस्टिवल में दिखाया गया। 2012 में चुंग को यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिस्ट्स USA फेलो नामित किया गया था। शिस चुंग की तीसरी फिल्म अबीगैल हार्म 2012 कोरियाई लोककथा द वुडकटर एंड द निम्फ पर आधारित है। इसमें अमांडा प्लमर, विल पैटन और बर्ट यंग ने अभिनय किया है और इसका निर्माण यूजीन सुएन और सैमुअल ग्रे एंडरसन ने किया है। न्यूयॉर्क शहर में फिल्माई गई यह फिल्म बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरिनो फिल्म फेस्टिवल, सैन डिएगो एशियन फिल्म फेस्टिवल, CAM फेस्ट में आधिकारिक चयन थी और लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की विजेता थी। फिल्म निर्माण के अलावा चुंग अपनी US आधारित प्रोडक्शन कंपनी बादाम ट्री फिल्म्स के लिए रवांडा आउटपोस्ट, बादाम ट्री रवांडा के माध्यम से युवा रवांडा फिल्म निर्माताओं को सलाह देते हैं। बादाम ट्री रवांडा ने कई उच्च सम्मानित लघु फिल्में बनाई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शित हुई हैं। 15 चुंग ने एंडरसन के साथ 2015 की रवांडा डॉक्यूमेंट्री आई है व सीन माई लास्ट बॉर्न का सहनिर्देशन भी किया। चुंग, एंडरसन, जॉन क्वेजी और यूजीन सुएन द्वारा निर्मित यह फिल्म आधुनिक रवांडा में नरसंहार से बचे एक व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों और इतिहास पर केंद्रित है। उन्होंने सेमिटोबायोग्राफिकल फिल्म मिनारी 2020 लिखी और निर्देशित की, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। चुंग ने 2018 की गर्मियों में फिल्म लिखी। उस समय तक वे फिल्म निर्माण से संन्यास लेने पर विचार कर रहे थे और इंचियोन में यूटा विश्वविद्यालय के एशिया कैंपस में एक शिक्षण नौकरी स्वीकार कर ली थी। इस अवधि को याद करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मेरे पास एक और फिल्म बनाने का सिर्फ एक ही मौका हो सकता है। मुझे इसे बहुत ही व्यक्तिगत बनाने और अपनी भावनाओं को इसमें शामिल करने की जरूरत थी। शिल्यो 2020 में यह शुरू में घोषणा की गई थी कि चुंग एनीमे फिल्म योर नेम के लाइव एक्शन रूपांतरण का निर्देशन और पुनर्लेखन करेंगे। निर्देशक के रूप में मार्क वेब की जगह लेंगे। 5 जुलाई 2021 में शेड्यूलिंग मुद्दों का हवाला देते हुए चुंग ने इस परियोजना को छोड़ दिया। शिची उसी वर्ष वह न्यूयॉर्क और हांगकांग में सेट एक रोमांस फिल्म भी विकसित कर रहे थे, जिसका निर्माण प्लान बी और MGM द्वारा किया गया था। शिबा मार्च 2023 में उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन के तीसरे सीजन के एक एपिसोड का निर्देशन किया। 19 जुलाई 2024 में चुंग ने जॉन डी बोंट के ट्विस्टर के सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक ट्विस्टर्स था। अर्जन के लिए मार्क एल स्मिथ, चिकित्सक, देखें। मार्क एल स्मिथ एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। उन्हें द रेवेनेंट 2015, ओवरलॉर्ड 2018, द मिडनाइट स्काई 2020 और द बॉयज इन द बोट 2023 फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है। कैरियर स्मिथ ने 2006 की फिल्म सेंस लिखी और निर्देशित की, जिसने यूरेका स्प्रिंग्स डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल पुरस्कार और शॉकफेस्ट में हॉरर शैली पुरस्कार जीता। तब से उन्होंने एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया है। स्मिथ के लेखन क्रेडिट में 2007 की हॉरर फिल्म वैकेंसी और इसकी प्रीक्वल वैकेंसी 2,
द फर्स्ट कट 1 और 2009 की जो डाटे फिल्म द होल शामिल हैं। 2 एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू के साथ मिलकर उन्होंने द रेवेनेंट का सलेखन किया, जो माइकल पुंके के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी और विल पॉल्टर हैं। शूटिंग सितंबर 2014 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2017 में रीबूट की गई स्टार ट्रेक श्रृंखला की चौथी फिल्म की पटकथा लिखने के लिए स्मिथ को पैरामाउंट द्वारा काम पर रखा गया था। जोसेफ कोसिंस्की, जन्म 3 मई 1974, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक हैं, जो अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, CGI काम और एक्शन फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ट्रॉन लिगेसी 2010, ओब्लिवियन 2013, ओनली द ब्रेव 2017, टॉप गन मेवरिक 2022 और स्पाइडरहेड 2022 फिल्मों का निर्देशन किया है। उनका पिछला काम मुख्य रूप से संबंधित टेलीविजन विज्ञापनों के साथ रहा है, जिसमें हेलो 3-2 के लिए स्टारी नाइट विज्ञापन और गियर्स ऑफ वॉर के लिए पुरस्कार विजेता मैड वर्ल्ड विज्ञापन शामिल हैं। जीवन और कैरियर। कोसिंस्की का पालनपोषण आयोवा के मार्शलटाउन में हुआ। वे फ्रांसीसी कनाडाई मूल की पेट्रिसिया नी प्रोवोस्ट और पोलिश मूल के डॉक्टर जोएल कोसिंस्की के बेटे थे। 4-5-6 उनकी पहली प्रमुख फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स से भरपूर ट्रॉन लिगेसी थी। 8-9 यह फिल्म दिसंबर 2010 में रिलीज होने के साथ डिज्नी डिजिटल 3D और IMAX 3D में थी और इसने दुनिया भर में $400 मिलियन की कमाई की। 2005 में लॉस एंजेलिस जाने के बाद उन्होंने एक फिल्म ट्रीटमेंट लिखना शुरू किया, जो अंतः रेडिकल कॉमिक्स के लिए ओब्लिवियन शीर्षक से एक अप्रकाशित ग्राफिक उपन्यास के रूप में विकसित हुआ। 11 अगस्त 2010 में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने काम के अधिकार हासिल कर लिए। 12 विलियम मोनाहन ने फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा पर काम किया। 8 मार्च 2011 में यह बताया गया कि कार्ल गड्रुसेक पटकथा को फिर से लिखेंगे। 13 फिल्म को PG रेटिंग के साथ रखने के प्रयास असफल रहे, जिसके कारण डिज्नी ने अधिकार छोड़ दिए जो यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा अधिग्रहित किए गए थे और PG-13 रेटिंग पर सहमत हुए। $120 मिलियन के बजट वाली ओब्लिवियन की शूटिंग मार्च 2012 में शुरू हुई, जिसमें टॉम क्रूज मुख्य भूमिका में थे। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, केनेथ आर व्हाइटसेल, टॉम क्रूज, कोसिंस्की और जेरी ब्रुकहाइमर नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड में टॉप गन मेवरिक के प्रीमियर पर। 2017 में उन्होंने ग्रेनाइट माउंटेन हॉटशॉट्स वाइल्डलैंड फायरफाइटर्स की सच्ची कहानी पर आधारित मूल रूप से ग्रेनाइट माउंटेन शीर्षक वाली ओनली द ब्रेव का निर्देशन किया। जून 2017 में यह घोषणा की गई कि वह टॉप गन के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं, जिसका शीर्षक टॉप गन मेवरिक है, जिसमें ओब्लिवियन स्टार टॉम क्रूज के साथ फिर से काम किया जाएगा। 15 यह फिल्म 27 मई 2022 को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई और दुनिया भर में $1.496 बिलियन की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर क्रूज की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 16, 17, 18 कोसिंस्की F1 नामक एक फॉर्मूला 1 रेसिंग फिल्म का निर्देशन करने के लिए भी तैयार हैं, जिसमें टॉप गन मेवरिक के निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और पटकथा लेखक एहरेन क्रूगर के साथ फिर से काम किया जाएगा, जिसमें रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन भी निर्माता के रूप में काम करेंगे। जून 2022 में एप्पल स्टूडियो द्वारा अधिग्रहित इस परियोजना में ब्रैड पिट मुख्य भूमिका में होंगे और एप्पल TV प्लस पर स्ट्रीमिंग से पहले कम से कम 30 दिनों का एक विशेष नाट्य प्रदर्शन प्राप्त करेंगे। 19 अधूरी परियोजनाएं। कोसिंस्की कई अब तक अधूरी परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं, जिनमें 70 के दशक की साइंस फिक्शन फिल्मों लोगान रन 20 और द ब्लैक होल के रीमेक 21, साइंस फिक्शन फिल्म आर्कएंजेल्स 22, हॉल्ट एंड कैच फायर के लेखकों क्रिस्टोफर कैंटवेल और क्रिस्टोफर C. रोजर्स की एक शीर्षकहीन एक्शन थ्रिलर 23 और द ट्वाइलाइट जोन शामिल हैं। 24 कोसिंस्की को मार्च 2015 में तीसरी ट्रॉन फिल्म का निर्देशन करने की पुष्टि की गई थी, लेकिन उसी वर्ष मई में यह घोषणा की गई कि डिज्नी ने इस परियोजना को रद्द कर दिया है। 25, 26
कोसिंस्की ने मार्च 2015 में सोनी पिक्चर्स के लिए ग्रैंड टूरिज्मो वीडियो गेम सीरीज के एक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए भी हस्ताक्षर किए, लेकिन फरवरी 2018 में यह बताया गया कि यह परियोजना अब आगे नहीं बढ़ रही है। 27-28 इस परियोजना का निर्देशन अंततः नील ब्लोमकैंप द्वारा किया जाएगा और इसे 25 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 29-30 जून 2020 में उन्हें ट्विस्टर के रीमेक का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था, जिसकी घोषणा यूनिवर्सल पिक्चर्स मूल फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय वितरक द्वारा की गई थी। 31 लेकिन अक्टूबर 2022 में कोसिंस्की ने इस परियोजना को विरासत सीक्वल ट्विस्टर्स में बदल दिए जाने के बाद पद छोड़ दिया और उनकी जगह ली इसाक चुंग को निर्देशक बनाया गया। 32-33 शिक्षा। कोसिंस्की कोलंबिया ग्रेजुएट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड प्रिजर्वेशन GSAPP के पूर्व छात्र हैं और आर्किटेक्चर के सहायक प्रोफेसर थे। 34 जो छात्रों को 3D मॉडलिंग और ग्राफिक्स में मदद करते थे। 35 2008 में उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी शिक्षा, विज्ञापनों में तकनीकी लिफाफे को आगे बढ़ाने और फीचर फिल्मों में अपनी अंतिम प्रगति के बारे में विस्तार से बात की। सर्शलियो पुरस्कार। 2007 AICP शो गियर्स ऑफ वॉर विज्ञापन मैड वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव नामांकित। AICP सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव पुरस्कार उनके एसेसिन्स क्रीड, यूनिटी और डेस्टिनी बीकम लीजेंड विज्ञापनों के लिए नामांकित। टॉप गन मेवरिक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का सैटर्न पुरस्कार नामांकित। 37 टॉप गन मेवरिक के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड नामांकित। जॉन माइकल क्रिस्टन बटा के ATN बटा 23 अक्टूबर 1942 4 नवंबर 2008 एक अमेरिकी लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता थे। उनकी पुस्तकों की दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में रूपांतरित की गई हैं। उनके साहित्यिक कार्यों में प्रौद्योगिकी की काफी चर्चा है और वे आम तौर पर विज्ञान कथा, टेक्नो थ्रिलर और चिकित्सा कथा शैलियों के अंतर्गत हैं। क्रिस्टन के उपन्यास अक्सर मानव तकनीकी उन्नति और प्रकृति पर प्रभुत्व के प्रयास का पता लगाते हैं, दोनों के अक्सर विनाशकारी परिणाम होते हैं। उनकी कई रचनाएं चेतावनी देने वाली कहानियां हैं, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी के विषयों के संबंध में। उनकी कई कहानियां विशेष रूप से आनुवंशिक संशोधन, संकरण, जीवाश्म विज्ञान और या प्राणी विज्ञान के विषयों के आसपास केंद्रित हैं। क्रिस्टन ने 1969 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से MD की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उन्होंने चिकित्सा का अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में छद्म नाम से लिखते हुए उन्होंने अंततः 26 उपन्यास लिखे, जिनमें शामिल हैं द एंड्रोमेडा स्ट्रेन 1969, द टर्मिनल मैन 1972, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1975, कांगो 1980, स्फीयर 1987, जुरासिक पार्क 1990, राइजिंग सन 1992, डिस्क्लोजर 1994, द लॉस्ट वर्ल्ड 1995, एयर फ्रेम 1996, टाइमलाइन 1999, प्रे 2002, स्टेट ऑफ फियर 2004 और नेक्स्ट 2006। 2008 में उनकी मृत्यु के बाद कई उपन्यास विभिन्न पूर्णता अवस्थाओं में प्रकाशित हुए। क्रिस्टन फिल्म और टेलीविजन उद्योग में भी शामिल थे। 1973 में उन्होंने वेस्टवर्ल्ड लिखा और निर्देशित किया, जो 2D कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का उपयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उन्होंने कोमा 1978, द फर्स्ट ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1978, लुकर 1981 और रनअवे 1984 का भी निर्देशन किया। वह टेलीविजन श्रृंखला ER 1994 से 2009 के निर्माता थे और उनके कई उपन्यासों को फिल्मों में रूपांतरित किया गया था, जिनमें सबसे उल्लेखनीय जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी थी। जीवन। प्रारंभिक जीवन। जॉन माइकल क्रिस्टन का जन्म 23 अक्टूबर 1942 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। 2, 3, 4, 5 जॉन हेंडरसन क्रिस्टन, एक पत्रकार, और जुला मिलर क्रिस्टन, एक गृहिणी के घर। उनका लालन पालन लॉन्ग आइलैंड, रोजलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। 1
और उन्होंने छोटी उम्र से ही लेखन में गहरी रुचि दिखाई। 16 साल की उम्र में उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में सनसेट क्रेटर की अपनी यात्रा के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। 6 क्रिस्टन ने बाद में याद करते हुए कहा, रोसलिन एक अलग दुनिया थी। पीछे मुड़कर देखें तो यह उल्लेखनीय है कि क्या नहीं हो रहा था। वहाँ कोई आतंक नहीं था, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का कोई डर नहीं था, बेतरतीब हत्या का कोई डर नहीं था, कोई नशीली दवाओं का उपयोग नहीं था जिसके बारे में हम जानते थे। स्कूल पैदल जाता था, मीलों मील अपनी साइकिल से जाता था, मेन स्ट्रीट पर फिल्म देखने जाता था और पियानो सबक लेता था। बच्चों को आज़ादी थी। यह इतनी खतरनाक दुनिया नहीं थी। हमने खूब पढ़ाई की और हमें वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिली। क्रिस्टन ने हमेशा एक लेखक बनने की योजना बनाई थी और 1960 में हार्वर्ड कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। 6 साहित्य में अपने स्नातक अध्ययन के दौरान उन्होंने एक प्रोफेसर को बेनकाब करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह उन्हें असामान्य रूप से कम अंक दे रहा था और उनकी साहित्यिक शैली की आलोचना कर रहा था। 9 अपने संदेह के बारे में एक अन्य प्रोफेसर को सूचित करते हुए 10 क्रिस्टन ने जॉर्ज ऑरवेल का एक निबंध अपने नाम से प्रस्तुत किया। कागज को उनके अनजाने प्रोफेसर ने बी के निशान के साथ वापस कर दिया। 11 बाद में उन्होंने कहा, अब ऑरवेल एक अद्भुत लेखक थे और अगर B- ही उन्हें मिल सकता था तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं अंग्रेजी को अपने प्रमुख के रूप में छोड़ दूं। 8 अंग्रेजी विभाग के साथ उनके मतभेदों के कारण क्रिस्टन ने अपनी स्नातक एकाग्रता को बदल दिया। 12 उन्हें 1964 से 1965 तक हेनरी रसेल शॉ ट्रैवलिंग फेलोशिप मिली, जिसने उन्हें यूनाइटेड किंगडम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नृविज्ञान में विजिटिंग लेक्चरर के रूप में काम करने की अनुमति दी। 13 बाद में क्रिस्टन ने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। 14 बाद में क्रिस्टन ने कहा, मेडिकल स्कूल में लगभग 2 हफ्ते के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे इससे नफरत है। यह असामान्य नहीं है क्योंकि हर कोई मेडिकल स्कूल से नफरत करता है, यहाँ तक कि खुश अभ्यास करने वाले चिकित्सक भी। छद्मनाम उपन्यास 1965 से 1968 क्रिस्टन ने अपना उपनाम जेफरी हर्सन रखा, जो 17वीं शताब्दी के एक दरबारी बौने और उसकी अपनी असामान्य ऊंचाई का संदर्भ था। 1965 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रहते हुए क्रिस्टन ने एक उपन्यास लिखा, ऑड्स ऑन। मैंने फर्नीचर और किराने का सामान के लिए लिखा, उन्होंने बाद में कहा। 16 ऑड्स ऑन एक 215 पन्नों का पेपरबैक उपन्यास है जो स्पेन के कोस्टा ब्रावा के एक सुनसान होटल में डकैती के प्रयास का वर्णन करता है। डकैती की योजना एक महत्वपूर्ण पथ विश्लेषण कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से वैज्ञानिक रूप से बनाई जाती है, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं इसमें बाधा बन जाती हैं। क्रिस्टन ने इसे डबलडे को भेजा, जहां एक पाठक को यह पसंद आया लेकिन उसे लगा कि यह कंपनी के लिए नहीं है। डबलडे ने इसे न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी को भेज दिया, जिसने इसे 1966 में प्रकाशित किया। क्रिस्टन ने पेन नाम जॉन लैंग का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बनने की योजना बनाई थी। 17 यह उपन्यास इतना सफल रहा कि जॉन लैंग के उपन्यासों की एक श्रृंखला शुरू हुई। 15 1969 में फिल्म के अधिकार बेचे गए, लेकिन कोई फिल्म नहीं बनी। शिबा दूसरा लैंग उपन्यास स्क्रैच 1 1967 रोजर कैर की कहानी से संबंधित है, जो एक सुंदर, आकर्षक, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है जो कानून का अभ्यास करता है, कैरियर की तुलना में अपनी प्लेबॉय जीवनशैली का समर्थन करने के साधन के रूप में। कैर को फ्रांस के नीस में भेजा जाता है, जहां उसके उल्लेखनीय राजनीतिक संबंध हैं, लेकिन उसे एक हत्यारे के लिए गलत समझा जाता है और उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। क्रिस्टन ने एक ट्रैवल फेलोशिप पर यूरोप की यात्रा करते हुए पुस्तक लिखी। उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का दौरा किया और फिर फैसला किया, कोई भी बेवकूफ कान और मोनाको में सेट एक पॉटबॉयलर लिखने में सक्षम होना चाहिए, और इसे 11 दिनों में लिखा। बाद में उन्होंने पुस्तक को अच्छा नहीं बताया। 17 उनका तीसरा जॉन लैंग उपन्यास। क्रिस्टन ने कहा कि इस पुस्तक से उन्हें $1,500 2023 में $13,143 के बराबर की कमाई हुई। 16 क्रिस्टन ने बाद में कहा, लैंग की पुस्तकों के बारे में मेरी भावना यह है कि मेरी प्रतिस्पर्धा इन फ्लाइट फिल्में हैं। कोई भी व्यक्ति 1.5 घंटे में किताबें पढ़ सकता है
और डोरिस डे को देखने की तुलना में अधिक संतोषजनक रूप से खुश हो सकता है। मैं उन्हें तेजी से लिखता हूँ और पाठक उन्हें तेजी से पढ़ता है और मैं अपनी पीठ से चीजें हटा लेता हूँ। 1917 क्रिस्टन का चौथा उपन्यास ए केस ऑफ नीड 1968 था, जो एक मेडिकल थ्रिलर था। उपन्यास में लैंग की किताबों से एक अलग लहजा था। तदनुसार क्रिस्टन ने सर जेफरी हडसन के आधार पर जेफरी हडसन उपनाम का इस्तेमाल किया, जो इंग्लैंड की रानी पत्नी हेनरिटा मारिया के दरबार में 17वीं सदी के बौने थे। 20 यह उपन्यास क्रिस्टन के भविष्य के उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिसमें विषय वस्तु में तकनीक महत्वपूर्ण है। हालांकि यह उपन्यास चिकित्सा पद्धति के बारे में भी उतना ही था। उपन्यास ने उन्हें 1969 में एडगर पुरस्कार दिलाया। 21 उन्होंने अन्य चिकित्सा उपन्यासों के लिए जेफरी हडसन छद्म नाम का उपयोग करने का इरादा किया, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया। पुस्तक को बाद में फिल्म द कैरी ट्रीटमेंट 1972 में रूपांतरित किया गया। आशा प्रारंभिक उपन्यास और पटकथाएं 1969 से 1974। क्रिस्टन ने द न्यू रिपब्लिक में कर्ट वोंगुट के स्लॉटरहाउस 5 1969 की आलोचना की। मेडिकल स्कूल का तीसरा साल पूरा करने के बाद क्रिस्टन कहते हैं, मैंने यह मानना बंद कर दिया कि एक दिन मुझे यह पसंद आएगा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो पसंद है वह लेखन है। 15 उन्होंने अपने नाम से पुस्तक समीक्षाएं प्रकाशित करना शुरू किया। 23-24 1969 में क्रिस्टन ने द न्यू रिपब्लिक जे माइकल क्रिस्टन के रूप में के लिए एक समीक्षा लिखी, जिसमें कर्ट वोंगुट की हाल ही में प्रकाशित स्लॉटरहाउस 5 की आलोचना की गई थी। 25 उन्होंने लैंग उपन्यास लिखना भी जारी रखा। जीरो कूल 1969, जिसमें स्पेन में छुट्टी पर गए एक अमेरिकी रेडियोलॉजिस्ट की कहानी है, जो एक कीमती कलाकृति की तलाश में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के बीच जानलेवा गोलीबारी में फंस जाता है। द वेनम बिजनेस 1969 क्रिस्टन के नाम से प्रकाशित पहला उपन्यास द एंड्रोमेडा स्ट्रेन 1969 था, जो उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास साबित हुआ और उन्हें बेस्ट सेलिंग लेखक के रूप में स्थापित किया। उपन्यास में वैज्ञानिकों की एक टीम के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया था, जो एक घातक अलौकिक सूक्ष्मजीव की जांच कर रही थी, जो मानव रक्त को घातक रूप से जमा देता है, जिससे 2 मिनट के भीतर मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में अध्ययन करते समय लेन डेटन द्वारा लिखी गई इपक्रस फाइल को पढ़ने के बाद क्रिस्टन को इसे लिखने की प्रेरणा मिली। क्रिस्टन का कहना है कि वह पुस्तक से बहुत प्रभावित थे, पहचानने योग्य तकनीकों और वास्तविक लोगों का उपयोग करके एक काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश के मामले में एंड्रोमेडा का बहुत कुछ इपक्रस से जुड़ा हुआ है। 17 उन्होंने 3 वर्षों में उपन्यास लिखा। 17 उपन्यास तुरंत हिट हो गया और फिल्म के अधिकार $250,000 में बेचे गए। 22 इसे निर्देशक रॉबर्ट वाइज ने 1971 में एक फिल्म में रूपांतरित किया। आर्शल्यो बोस्टन सिटी हॉस्पिटल में अपने क्लिनिकल रोटेशन के दौरान क्रिस्टन वहां की संस्कृति से निराश हो गए, जो मरीजों के हितों की तुलना में डॉक्टरों के हितों और प्रतिष्ठा पर जोर देती थी। 9 पेज की जरूरत उन्होंने 1969 में एमडी प्राप्त करते हुए हार्वर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 27 और 1969 से 1970 तक कैलिफोर्निया के लाजोला में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अध्ययन किया। 28 उन्होंने कभी भी चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने खुद को अपने लेखन करियर के लिए समर्पित कर दिया। 29 वर्षों बाद चिकित्सा में अपने करियर पर विचार करते हुए क्रिस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि मरीज भी अक्सर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से बचते हैं, सलाहकारों के बजाय चमत्कार कार्यकर्ताओं के रूप में डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने सूक्ष्म प्रक्षेपण, आभा देखने और दिव्यदृष्टि के साथ प्रयोग किया। 1970 में छद्म नामों के तहत क्रिस्टन की 3 और किताबें प्रकाशित हुईं। 2 लैंग उपन्यास थे, ड्रग ऑफ चॉइस और ग्रेव डिसेंड। 30 ग्रेव डिसेंड ने उन्हें अगले वर्ष एडगर पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 31 उनके छोटे भाई डगलस क्रिस्टन के साथ लिखी गई डीलिंग और द बर्कले टू बोस्टन 40 ब्रिक लॉस्ट बैग ब्लूज भी थी। डीलिंग को उनके पहले नामों का उपयोग करते हुए माइकल डगलस उपनाम से लिखा गया था। माइकल क्रिस्टन ने इसे पूरी तरह से शुरू से अंत तक लिखा था। फिर उनके भाई ने इसे शुरू से अंत तक फिर से लिखा और फिर क्रिस्टन ने इसे फिर से लिखा। 17
इस उपन्यास पर 1972 में एक फिल्म बनाई गई थी। 1979 में यह घोषणा की गई थी कि क्रिस्टन नवगठित ओरियन पिक्चर्स के लिए अपने उपन्यास ईटर्स ऑफ द डेड के एक फिल्म संस्करण का निर्देशन करेंगे। 47 ऐसा नहीं हुआ। क्रिस्टन ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स को आधुनिक दिन के किंग सोलोमन माइन्स का विचार दिया, जिसने उन्हें उपन्यास के फिल्म अधिकारों, फिल्म के लिए पटकथा और निर्देशकीय शुल्क के लिए $1.5 मिलियन का भुगतान किया, इससे पहले कि एक शब्द भी लिखा गया हो। उसने पहले कभी इस तरह से काम नहीं किया था, आमतौर पर किताब लिखकर उसे बेच देता था। आखिरकार वह कांगो नाम की किताब खत्म करने में कामयाब रहा, जो बेस्टसेलर बन गई। 48 लुकर 1981 लिखने और निर्देशित करने के बाद क्रिस्टन ने कांगो की पटकथा लिखी। 48 लुकर एक वित्तीय निराशा थी। क्रिस्टन शॉन कॉनरी के साथ कांगो की एक फिल्म का निर्देशन करने के करीब। 1984 में टेलेरियम ने कांगो पर आधारित एक ग्राफिक एडवेंचर रिलीज किया। क्योंकि क्रिस्टन ने उपन्यास के सभी अनुकूलन अधिकार बेच दिए थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नामक गेम सेट किया और एमी गोरिल्ला पाको तोता बन गई। 51 उस वर्ष क्रिस्टन ने रनवे 1984 भी लिखा और निर्देशित किया, जो निकट भविष्य में सेट एक पुलिस थ्रिलर थी जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही। उषा क्रिस्टन ने 1967 में द एंड्रोमेडा स्ट्रेन के एक साथी टुकड़े के रूप में स्फीयर लिखना शुरू किया था। उनकी शुरुआती कहानी अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा पानी के नीचे 300 साल पुराने अंतरिक्ष यान की खोज के साथ शुरू हुई, जिस पर अंग्रेजी में स्टेंसिल किए गए चिन्ह थे। हालांकि बाद में क्रिस्टन को एहसास हुआ कि उन्हें पता नहीं था कि इसे कहाँ ले जाना है, और उन्होंने बाद की तारीख तक किताब को पूरा करना बंद कर दिया। उपन्यास 1987 में प्रकाशित हुआ था। 53 यह मनोवैज्ञानिक नॉर्मन जॉनसन की कहानी से संबंधित है, जिसे अमेरिकी नौसेना द्वारा प्रशांत महासागर के तल पर खोजे गए एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा एकत्रित वैज्ञानिकों की एक टीम में शामिल होने की आवश्यकता होती है, और माना जाता है कि यह 300 से अधिक वर्षों से वहां है। उपन्यास एक विज्ञान कथा कहानी के रूप में शुरू होता है, लेकिन जल्दी से एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में बदल जाता है, अंततः मानव कल्पना की प्रकृति की खोज करता है। उपन्यास को बैरी लेविंसन द्वारा निर्देशित और डस्टिन हॉफमैन अभिनीत 1998 की फिल्म में रूपांतरित किया गया था। उशस क्रिस्टन ने फिजिकल एविडेंस 1989 पर केवल निर्देशक के रूप में काम किया, जो एक थ्रिलर थी जिसे मूल रूप से जैग्ड एज की अगली कड़ी के रूप में कल्पना की गई थी। 1988 में क्रिस्टन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विजिटिंग राइटर थे। उशो आत्मकथात्मक लेखन की एक पुस्तक ट्रेवल्स 1988 में प्रकाशित हुई थी। उशलो जुरासिक पार्क और उसके बाद के कार्य 1989 से 1999। क्रिस्टन के उपन्यास जुरासिक पार्क और इसके सीक्वल पर फिल्में बनाई गईं, जो लोकप्रिय संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा बन गईं, तथा पोलैंड के क्लेतनो जैसे दूरदराज के स्थानों में भी इससे संबंधित पार्क स्थापित किए गए। 1990 में क्रिस्टन ने जुरासिक पार्क उपन्यास प्रकाशित किया। क्रिस्टन ने अपने पिछले उपन्यासों ईटर्स ऑफ द डेड और द एंड्रोमेडा स्ट्रेन में इस्तेमाल किए गए फिक्शन को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा अराजकता सिद्धांत और इसके दार्शनिक निहितार्थों का उपयोग कोस्टा रिका के पश्चिम में एक काल्पनिक द्वीप इस्ला नुब्लर पर एक जैविक संरक्षित में एक मनोरंजन पार्क के पतन की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। उपन्यास की शुरुआत क्रिस्टन द्वारा 1983 में लिखी गई एक पटकथा के रूप में हुई थी, जो एक स्नातक छात्र के बारे में थी जो एक डायनासोर को फिर से बनाता है। 57 यह तर्क देते हुए कि आनुवंशिक शोध महंगा है और डायनासोर बनाने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, क्रिस्टन ने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोरंजन की इच्छा से उभरेगा, जिसके कारण उन्होंने उपन्यास को विलुप्त जानवरों के एक वन्यजीव पार्क में सेट किया। 58 कहानी को मूल रूप से एक बच्चे के दृष्टिकोण से बताया गया था, लेकिन क्रिस्टन ने इसे बदल दिया क्योंकि ड्राफ्ट पढ़ने वाले सभी लोगों को लगा कि अगर इसे एक वयस्क द्वारा बताया जाए तो यह बेहतर होगा। स्टीवन स्पीलबर्ग को अक्टूबर 1989 में उपन्यास के बारे में पता चला जब वह और क्रिस्टन एक पटकथा पर चर्चा कर रहे थे जिसे बाद में टेलीविजन श्रृंखला ER में विकसित किया जाना था। पुस्तक प्रकाशित होने से पहले क्रिस्टन ने $1.5 मिलियन की गैरपरक्रामे फीस के साथ साथ सकल का पर्याप्त प्रतिशत मांगा।
वार्नर ब्रदर्स और टिम बर्टन, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट और रिचर्ड डोनर और 20वीं शताब्दी फॉक्स और जो डाटे ने अधिकारों के लिए बोली लगाई 60, लेकिन यूनिवर्सल ने अंततः मई 1990 में स्पीलबर्ग के लिए अधिकार हासिल कर लिए। 61, यूनिवर्सल ने क्रिस्टन को अपने उपन्यास को अनुकूलित करने के लिए अतिरिक्त $5 लाख का भुगतान किया। 62, जिसे उन्होंने उस समय तक पूरा कर लिया था जब स्पीलबर्ग हुक पर फिल्म बना रहे थे। क्रिस्टन ने कहा कि क्योंकि पुस्तक काफी लंबी थी। एम्बर में संरक्षित एक मच्छर। इस तरह का एक नमूना जुरासिक पार्क में डायनासोर डीएनए का स्रोत था। 1992 में क्रिस्टन ने राइजिंग सन नामक उपन्यास प्रकाशित किया, जो एक काल्पनिक जापानी निगम नाकामोटो के लॉस एंजल्स मुख्यालय में हुई हत्या के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाला अपराध थ्रिलर है। इस पुस्तक को 1993 में फिलिप कॉफमैन द्वारा निर्देशित और शॉन कॉनरी और वेस्ली स्नेप्स अभिनीत फिल्म में रूपांतरित किया गया था। इसे उसी वर्ष रिलीज किया गया था जब जुरासिक पार्क का रूपांतरण हुआ था। 66 1994 में प्रकाशित उनके अगले उपन्यास डिस्क्लोजर का विषय यौन उत्पीड़न था, एक ऐसा विषय जिसे पहले उनके 1972 के उपन्यास बाइनरी में खोजा गया था। हालांकि उस उपन्यास के विपरीत डिस्क्लोजर कार्यस्थल में यौन राजनीति पर केंद्रित है, जो एक पुरुष नायक को एक महिला कार्यकारी द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार बनाकर पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में विरोधाभासों की एक श्रृंखला पर जोर देता है। नतीजतन पुस्तक की कुछ नारीवादी टिप्पणीकारों द्वारा कठोर आलोचना की गई और नारीवाद विरोधी होने का आरोप लगाया गया। क्रिस्टन ने इस प्रतिक्रिया की आशंका करते हुए उपन्यास के अंत में एक खंडन पेश किया जिसमें कहा गया है कि एक भूमिका उलट कहानी विषय के उन पहलुओं को उजागर करती है जो एक महिला नायक के साथ आसानी से नहीं देखे जाएंगे। 1983 में क्रिस्टन ने इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लिखी, जो अपने पाठकों को बेसिक प्रोग्रामिंग से परिचित कराती है। यह पुस्तक एक शब्दावली की तरह लिखी गई है, जिसमें इस तरह की प्रविष्टियां हैं: कंप्यूटर से डरना, हर कोई डरता है, कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर अपराध, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत कंप्यूटर के विचार को ऐसे पाठक से परिचित कराना था जो पहली बार काम पर या घर पर उनका उपयोग करने की कठिनाई का सामना कर सकता है। इसने बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली को परिभाषित किया और पाठकों को आश्वस्त किया कि जब मशीन अनिवार्य रूप से आएगी तो वे उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। उनके शब्दों में, कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में सक्षम होना मुक्ति है। मेरे अनुभव में, आप कंप्यूटर पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, उसे दिखाते हैं कि कौन मालिक है, इसे कुछ अनोखा करने के लिए मजबूर करके। इसका मतलब है इसे प्रोग्रामिंग करना। यदि आप एक नई मशीन को प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ घंटे समर्पित करते हैं, तो आप इसके बारे में हमेशा बेहतर महसूस करेंगे। 91 पुस्तक में क्रिस्टन ने कंप्यूटर विकास के इतिहास में कई घटनाओं की भविष्यवाणी की है कि सुविधा के मामले में कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व बढ़ेगा, जिसमें आज हम जो जानकारी और तस्वीरें ऑनलाइन देखते हैं, उनका साझाकरण शामिल है, जो टेलीफोन कभी नहीं कर सकता था। वह कंप्यूटर गेम के लिए भी भविष्यवाणियां करता है, उन्हें 80 के दशक के हुला हूप्स के रूप में खारिज करता है और कहता है, पहले से ही संकेत है कि ट्विच गेम के लिए उन्माद फीका पड़ सकता है। पुस्तक के एक भाग में माइक्रोप्रोसेसर या मैं हार्वर्ड में बायोस्टैटिस्टिक्स में कैसे विफल हुआ, क्रिस्टन फिर से उस शिक्षक से अपना बदला लेना चाहता है जिसने उसे कॉलेज में असामान्य रूप से कम ग्रेड दिए थे। पुस्तक के भीतर क्रिस्टन ने कई स्वलिखित प्रदर्शनकारी एप्पलसॉफ्ट, एप्पल II के लिए और बसिका, IBM PC संगत के लिए कार्यक्रम शामिल किए। चोशा अमेज़न एक ग्राफिकल एडवेंचर गेम है जिसे क्रिस्टन ने बनाया है और जॉन वेल्स ने इसका निर्माण किया है। ट्रिलियम ने इसे 1984 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू में एप्पल II, अटारी 8-बिट कंप्यूटर और कमोडोर 64 के लिए रिलीज किया था। अमेज़न ने 1 लाख से अधिक प्रतियां बेचीं, जिससे यह उस समय एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता बन गई। उद्धरण वांछित, इसमें कांगो में पहले इस्तेमाल किए गए कथानक के समान तत्व हैं। चोशिसा क्रिस्टन ने एक कंपनी शुरू की जिसमें उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बेचा जिसे उन्होंने मूल रूप से अपनी फिल्मों के लिए बजट बनाने में मदद करने के लिए लिखा था। 94 उन्होंने अक्सर फिल्मों में कंप्यूटिंग का उपयोग करने की कोशिश की, जैसे वेस्टवर्ल्ड, जो कंप्यूटर जनरेटेड विशेष प्रभावों का उपयोग करने वाली पहली फिल्म थी। उन्होंने स्पीलबर्ग को जुरासिक पार्क फिल्मों में उन्हें शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया।
फिल्म निर्माण में कंप्यूटर प्रोग्राम के अपने अग्रणी उपयोग के लिए उन्हें 1995 में तकनीकी उपलब्धि के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऊशू बौद्धिक संपदा मामले। नवंबर 2006 में वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में क्रिश्चियन ने मजाक में कहा कि वह खुद को बौद्धिक संपदा कानून का विशेषज्ञ मानते हैं। वह कई मुकदमों में शामिल रहे हैं जिसमें अन्य लोग उनके काम का श्रेय लेने का दावा कर रहे हैं। चोशू 1985 में नवे सर्किट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स ने बर्किक बनाम क्रिश्चियन 761F.2D 1289 1985 की सुनवाई की। वादी टेड बर्किक ने रीइंकार्नेशन इंक नामक एक पटकथा लिखी जिसके बारे में उनका दावा है कि क्रिश्चियन ने फिल्म कोमा के लिए इसे चुराया है। अदालत ने क्रिश्चियन के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि दोनों काम काफी हद तक समान नहीं थे। चोशल्यो 1996 के मामले में विलियम्स बनाम क्रिश्चियन 84F.3D 581 2DCIR 1996 जेफरी विलियम्स ने दावा किया कि जुरासिक पार्क ने 1980 के दशक के अंत में प्रकाशित उनकी डायनासोर थीम वाली बच्चों की कहानियों को कवर करते हुए उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया। अदालत ने क्रिश्चियन के पक्ष में सारांश निर्णय दिया। 1998 में मिसौरी में यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने केसलर बनाम क्रिश्चियन के मामले की सुनवाई की जो वास्तव में अन्य मामलों के विपरीत जूरी ट्रायल तक गया। वादी स्टीफन केसलर ने दावा किया कि फिल्म ट्विस्टर 1996 उनके काम कैच द विंड पर आधारित थी। क्रिश्चियन के पक्ष में फैसला सुनाने में जूरी को लगभग 45 मिनट लगे। फैसले के बाद क्रिश्चियन ने केसलर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। चोशबा क्रिश्चियन ने बाद में अपने बौद्धिक संपदा कानूनी मामलों का सारांश दिया। मैं हमेशा जीतता हूँ। चोशू ग्लोबल वार्मिंग। अधिक जानकारी अंटार्कटिका शीतलन विवाद। क्रिश्चियन ग्लोबल वार्मिंग के पीछे के विज्ञान पर हमला करने के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने 2005 में कांग्रेस के समक्ष इस विषय पर गवाही दी। चोशचो उनके विचारों पर कई वैज्ञानिकों और टिप्पणीकारों ने विवाद किया। 100 इसका एक उदाहरण मौसम विज्ञानी जेफरी मास्टर्स की क्रिश्चियन के 2004 के उपन्यास स्टेट ऑफ फियर की समीक्षा है। पुस्तक में वैश्विक तापमान वृद्धि विज्ञान के दोषपूर्ण या भ्रामक प्रस्तुतिकरण मौजूद हैं जिनमें आर्कटिक समुद्री बर्फ का पतला होना, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के लिए भूमि आधारित तापमान माप में सुधार और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के उपग्रह बनाम भूमि आधारित माप शामिल हैं। मैं पाठक को अतिरिक्त विवरण से बचाऊंगा। सकारात्मक पक्ष पर क्रिश्चियन इस कमसराहे जाने वाले तथ्य पर जोर देता है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया का अधिकांश हिस्सा गर्म हो रहा है जबकि अंटार्कटिका के अधिकांश हिस्से में ठंडा होने की प्रवृत्ति देखी गई है। आईपीसीसी के अनुसार अंटार्कटिक बर्फ की चादर वास्तव में अगले 100 वर्षों में बढ़ी हुई वर्षा के कारण द्रव्यमान में वृद्धि होने की उम्मीद है। व्यक्तिगत जीवन। किशोरावस्था में क्रिश्चियन अपनी ऊंचाई 6 फीट 9 इंच या 206 सेंटीमीटर के कारण अलग-थलग महसूस करते थे। 1970 और 1980 के दशक के दौरान उन्होंने खुद को सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य महसूस करने और अपने सकारात्मक कर्म को बेहतर बनाने के लिए मनोविज्ञानियों और ज्ञानोदय गुरुओं से परामर्श किया। इन अनुभवों के परिणामस्वरूप क्रिश्चियन ने अपने पूरे जीवन में ध्यान का अभ्यास किया। 110 जबकि उन्हें अक्सर एक आस्तिक के रूप में माना जाता है, उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। जब एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर में पूछा गया कि क्या वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो क्रिश्चियन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके बारे में बात करना मुश्किल है। 121 क्रिश्चियन एक काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति थे। जब कोई उपन्यास तैयार होता था जिसमें उन्हें आमतौर पर 6 या 7 सप्ताह लगते थे, तो क्रिश्चियन पूरी तरह से पीछे हट जाते थे और अनुष्ठानिक आत्मत्याग के संरचित दृष्टिकोण का पालन करते थे। जैसे जैसे वह प्रत्येक पुस्तक के अंत के करीब पहुंचते, वह हर दिन जल्दी उठते, जिसका अर्थ था कि वह रात 10 बजे बिस्तर पर जाकर और सुबह 2 बजे उठकर 4 घंटे से भी कम सोते थे। 1992 में क्रिश्चियन को पीपल पत्रिका के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में स्थान दिया गया था। उन्होंने 5 बार शादी की। 4 शादियां तलाक में समाप्त हुईं। जोन रादम 1965 से 1970, कैथलीन सेंट जॉन्स 1978 से 1980, सुजाना चाइल्ड्स 1981 से 1983 और अभिनेत्री एनी मैरी मार्टिन 1987 से 2003, उनकी बेटी
जन्म 1989, की मां 113, अपनी मृत्यु के समय क्रिश्चियन की शादी शेरी अलेक्जेंडर, विवाहित 2005 से हुई थी, जो 12 फरवरी 2009 को पैदा हुए अपने बेटे से 6 महीने की गर्भवती थीं। 114 राजनीति 1990 से 1995 तक क्रिश्चियन ने कार्यालय के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को $9,750 का दान दिया। 115 पैट चोएट के अनुसार क्रिश्चियन 1996 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिफॉर्म उम्मीदवार रॉस पेरोट के समर्थक थे। 116 क्रिश्चियन के 1992 के उपन्यास राइजिंग सन ने जापान संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पर गहराई से चर्चा की। उपन्यास अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खिलाफ चेतावनी देता है। क्रिश्चियन ने साक्षात्कारों में इसे अमेरिका के लिए आर्थिक आत्महत्या के रूप में वर्णित किया है। क्रिश्चियन ने कहा कि उनका उपन्यास अमेरिकियों के लिए जागृति कॉल के रूप में लिखा गया था। 117 2003 के एक भाषण में क्रिश्चियन ने पर्यावरण कानून में पक्षपात के खिलाफ चेतावनी दी और एक गैरराजनीतिक पर्यावरणवादी आंदोलन का तर्क दिया। 118 2005 में क्रिश्चियन ने कथित तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की और क्रिश्चियन के उपन्यास स्टेट ऑफ फियर पर चर्चा की, जिसके बुश प्रशंसक थे। फ्रेड बार्न्स के अनुसार बुश और क्रिश्चियन ने 1 घंटे तक बातचीत की और लगभग पूरी तरह से सहमत थे। 119 सितंबर 2005 में क्रिश्चियन ने पर्यावरण और लोक निर्माण पर अमेरिकी सीनेट समिति के समक्ष जलवायु परिवर्तन पर गवाही दी। क्रिश्चियन ने अपने संदेह के बारे में गवाही दी कि मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और अमेरिकी सांसदों को नीति पर मतदान करने से पहले जलवायु विज्ञान की कार्यप्रणाली की अधिक बारीकी से जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी गवाही को रिपब्लिकन सीनेटर जिम इनहोफे से प्रशंसा मिली और डेमोक्रेटिक सीनेटर हिलेरी क्लिंटन से आलोचना मिली। 120 बीमारी और मृत्यु क्रिश्चियन के भाई डगलस के अनुसार 2008 की शुरुआत में क्रिश्चियन को लिम्फोमा का पता चला था। 121 जिस तरह से क्रिश्चियन निजी तौर पर रहते थे, उसके अनुसार उनके कैंसर की जानकारी उनकी मृत्यु तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। उनकी मृत्यु के समय उनका कीमोथेरेपी उपचार चल रहा था और क्रिश्चियन के चिकित्सक और रिश्तेदार उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे। 4 नवंबर 2008 को 66 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 123 124 माइकल की प्रतिभा जुरासिक पार्क के उनके अपने डायनासोर से भी आगे निकल गई। वह विज्ञान को बड़े नाटकीय अवधारणाओं के साथ मिश्रित करने में सबसे महान थे, जिसने डायनासोर को फिर से पृथ्वी पर चलने की विश्वसनीयता दी। शुरुआती दिनों में माइकल ने यूनिवर्सल में रॉबर्ट वाइज को एंड्रोमेडा स्ट्रेन बेचा था और मैंने हाल ही में वहां एक अनुबंध टीवी निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए थे। मेरा पहला काम माइकल क्रिश्चियन को यूनिवर्सल लॉट के आसपास दिखाना था। हम दोस्त बन गए और पेशेवर रूप से जुरासिक पार्क, ER और ट्विस्टर का अनुसरण किया। माइकल एक सज्जन आत्मा थे जिन्होंने अपने तेजतर्रार पक्ष को अपने उपन्यासों के लिए आरक्षित रखा था। ऐसा कोई नहीं है जो कभी उनकी जगह ले सके। 125 माइकल क्रिश्चियन की मृत्यु पर स्टीवन स्पीलबर्ग एक पॉप उपन्यासकार के रूप में वे दिव्य थे। क्रिश्चियन की किताब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा संचालित एक सिर के बल चलने वाला अनुभव था जो एक प्राकृतिक कहानीकार और शैतानी रूप से चतुर दोनों था। जब यह सत्यता की बात आती थी तो उसने आपको विश्वास दिलाया कि डायनासोर की क्लोनिंग न केवल क्षितिज पर थी बल्कि कल संभव थी, शायद आज। 126 स्टीफन किंग ऑन क्रिश्चियन 2008 क्रिश्चियन के पास 20वीं सदी की अमेरिकी कला का एक व्यापक संग्रह था जिसे क्रिस्टी ने मई 2010 में नीलाम कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया, सुपर डुपर हिट ये मूवी रहने वाली है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। पहले 8 जुलाई 2024 को इसे कैनवियस लेक्शिक स्क्वाड में रिलीज़ किया गया और 19 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में भी इसे रिलीज़ कर दिया गया। यानी हमें एक तरह से ये देखने को मिल गई थी 19 तारीख को, और ये परफॉर्मेंस करती हुई बहुत अच्छी नज़र आई है। 122 मिनट की लेंथ के साथ इसे बनाया गया था। 155 मिलियन का शुरू दोस्तों इसका बजट था और इसने बॉक्स ऑफिस से लगभग 311 मिलियन का
कलेक्शन इसने किया है, यानी डबल एक तरह से इसने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया है बजट से डबल है, तो सुपर डुपर ये हिट मूवी हो चुकी है। बाकी कंटिन्यू थिएटर में लग रही है, आप इसे अभी भी जाकर थिएटर में देख सकते हो। बाकी OTT प्लेटफॉर्म जहाँ तक है प्राइम वीडियो पर ये आने वाली है या नेटफ्लिक्स, दोनों में से एक कंफर्म एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म रहने वाला है। बाकी VOD पर भी ये आ चुके हैं, बुक माई शो पर भी ये आ चुकी है, अब वहाँ पर जाकर इसे रेंट पर लेकर देख सकते हो। तो यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में।